माननीय अध्यक्ष जी, वो सालों से चाहते थे कि इनका दर्द, इनकी वेदना, इनकी परेशानी, नक्सलियों द्वारा किया गया उनको अन्याय और उनके भविष्य को अंधेरे में घेरने वाली ये पूरी व्यवस्था एक बार देश की सबसे बड़ी पंचायत हमारी संसद में उजागर हो और पूरी दुनिया उसको जाने। मगर लंबे समय तक इसको मौका नहीं दिया गया और मुझे इस बात का भी बहुत खुशी है कि देश और हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक घटनाक्रम जो 1970 से लेकर 2026 तक चला, उस घटनाक्रम के बारे में आज संसद में चर्चा हो रही है। मान्यवर, थियोरी का जो प्रचार कर रहे थे वो एक गलत प्रकार का नैरेटिव, एक गलत प्रकार का स्वप्न भोले भाले आदिवासियों के सामने रखा था कि हम आपके अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, हम आपको न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, हम आप विकास से महरूम रह गए हो इसलिए लड़ रहे हैं। मान्यवर, आज बस्तर से नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका है। बस्तर के अंदर हर गांव में एक स्कूल बनाने की मुहिम चली। बस्तर के अंदर हर गांव में राशन की दुकान खोलने की मुहिम चली। हर तहसील पंचायत में पीएचसी, सीएचसी बने, इनके आधार कार्ड बने, राशन कार्ड बने, 5 किलो अनाज मिल रहा है, गैस के चूल्हे वितरित होते जा रहे हैं। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, नक्सलवाद की जो लोग यहां पर वकीलात कर रहे थे उनको, कि ये 70 से अब तक क्यों नहीं मिला? पूरे देश को तो 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद देश के हर गरीब को घर मिला, गैस मिला, शुद्ध पीने का पानी मिला, 5 लाख तक का बीमा मिला, प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त मिला। ये बस्तर वाले क्यों छूट गए थे? मैं इसलिए कहना चाहता हूं मान्यवर कि सत्य को झुठलाया जा रहा है। ये बस्तर वाले इसलिए छूट गए थे कि वहां लाल आतंक का परछाया था, इसलिए वहां विकास नहीं पहुंचा था। लाल आतंक का परछाया विकास नहीं है इसलिए नहीं गया था। लाल आतंक का परछाई वहां पड़ा था इसलिए विकास नहीं पहुंचा था। आज परछाई हट गई है और बस्तर विकसित हो रहा है। मान्यवर, बस्तर में विकास। 15 अगस्त 1947 के पहले इस देश का ट्राइबल बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, रानी दुर्गावती मुर्मू बंधुओं को हीरो मानकर चलता था। वो आदिवासी 47 से 70 आते आते माओ को अपना हीरो मानने लगा। ये परिवर्तन क्यों हुआ? मान्यवर, ये परिवर्तन विकास और अन्याय के कारण नहीं हुआ, क्योंकि कठिन भूगोल के कारण और स्टेट की अनुपस्थिति के कारण अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए वामपंथियों ने क्षेत्र को चुना और भोले भाले आदिवासियों को उन्होंने बरगलाना चालू किया, अपनी विचारधारा का अनुयायी बनाया और थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उनको लगा यहां तो अच्छा काम हो सकता है भाई, मगर ये पढ़ लिख जाएंगे तो हमारे साथ नहीं रहेंगे। स्कूलें जला दी, इनके बैंक अकाउंट खुल जाएंगे तो हमारे साथ नहीं रहेंगे। बैंकें जला दी, दवाखाने जला दिए और फिर कहे यहां विकास नहीं पहुंचा है। विकास को तो वामपंथी उग्रवादियों ने वो क्षेत्र में सालों तक नहीं पहुंचने दिया, जो अब नरेंद्र मोदी के शासन में वहां पहुंच रहा है, घर घर जा रहा है।
गरीबी के कारण नक्सलवाद नहीं फैला, बल्कि नक्सलवाद के कारण इस पूरे क्षेत्र में सालों तक गरीबी रही। मान्यवर, मैं इसको और अच्छे तरीके से सदन के सामने रखना चाहता हूं। नक्सलवाद की जड़ें गरीबी और विकास से जुड़ी हुई नहीं है मान्यवर, वो वैचारिक है। मैं आज 60s के 4 क्षेत्र पढ़ना चाहता हूं। एक, नक्सलबाड़ी, साक्षरता का दर 35% था। बस्तर, साक्षरता का दर 23% था। सहरसा, बिहार, जो नक्सलवाद से कभी प्रभावित नहीं हुआ, साक्षरता का दर 33% था। और बलिया, यूपी का नक्सलवाद से सटा हुआ, सोनभद्र से सटा हुआ जिला, वहां पर भी साक्षरता का दर 31% है। तो चारों स्थानों पर साक्षरता का दर कमोबेश समान था। प्रति व्यक्ति आय नक्सलबाड़ी में 500 रुपया थी, सबसे ज्यादा थी चारों क्षेत्र में। बस्तर में 190 रुपया थी, सहरसा में 299 रुपया थी और बलिया में 374 रुपया थी। तो प्रति व्यक्ति आय भी चारों क्षेत्र में एक समान थी, मगर नक्सलवाड़ी और बस्तर में वामपंथी उग्रवाद पनपा और सहरसा और बलिया में नहीं, क्योंकि सहरसा और बलिया की भूगोल उनके अनुकूल नहीं थी। वहां घने जंगल नहीं थे, नदी नाले, छुपने की पहाड़ियां नहीं थी। हथियार लेकर अपनी मूवमेंट करने का, आदिवासियों को दबाने का, उनको जबरदस्ती अपनी आइडियोलॉजी के साथ जोड़ने की वहां पर अनुकूलता नहीं थी। अगर विकासी पैमाना होता, अगर प्रति व्यक्ति आय ही पैमाना होता, तो देश के बहुत सारे हिस्से ऐसे थे जहां 70 में विकास नहीं पहुंचा था। वहां क्यों नक्सलवाद नहीं हुआ? और मान्यवर, आज तो मैं इस सदन में ये विचार को सिरे से खारिज कर रहा हूं। हम लोकतंत्र में हैं, हमने इस देश के संविधान को स्वीकार किया है। संविधान के माध्यम से ही आज इस महान सदन के हम सदस्य हैं। अन्याय किसी को भी हो सकता है, अन्याय किसी को भी हो सकता है, विकास कहीं पर भी कम ज्यादा हो सकता है। हम संवैधानिक रास्तों से हमारी लड़ाई लड़ेंगे या हाथ में हथियार लेकर निर्दोषों को मार डालेंगे? किस थ्योरी का यहां से समर्थन हो रहा था, मैं नहीं समझ रहा। अगर आप धमकाना चाहते हैं कि ये होगा तो ये भी हथियार उठाएंगे, ये होगा तो ये भी हथियार उठाएंगे, ये डरने वाली सरकार नहीं है मान्यवर, सबके साथ न्याय करने वाली सरकार। जैसे ही रसिया में साम्यवादियों की सरकार का गठन हुआ, यहां पर 1925 में सीपीआई की स्थापना हुई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब ये जो समर्थक है उनको मैं पूछना चाहता हूं, रसिया में कम्युनिस्टों की सरकार बनी, उसी वक्त यहां सीपीआई बना, सीपीआई की स्थापना हुई, इसके बीच में कोई रिलेशनशिप है क्या? ये सोचने की बात है। रसिया की सरकार ने स्पॉन्सर कर दुनिया भर में कम्युनिस्ट पार्टी की रचना की, इसका एक हिस्सा हमारे यहां बना हुआ है। अब जिस पार्टी की नींव ही किसी दूसरे देश की प्रेरणा से गई है, वो हमारे देश का भला कैसे सोचेंगे? इन्होंने तो अंग्रेजों का भी समर्थन किया था। 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट बनी। यह भी समझने जैसा है कि सीपीआईएम क्यों बना। मान्यवर, 64 में 1969 में हो गया, बोलू यार, मुझे उकसाओ मत, आज मैं तय कर आया हूं, पूरी बात बताऊंगा। मान्यवर,
1964 में सीपीआईएम बना। यह भी समझना पड़ेगा कि सीपीआई थी ही, फिर सीपीआईएम क्यों बनी। मान्यवर, 1964 में सोवियत रशिया और चीन के बीच में झगड़ा हुआ, तो दोनों साम्यवादी राष्ट्र के अंदर अलग अलग विचारधारा की साम्यवादी सरकारें आई। जैसे अलग अलग विचारधारा की आई, तो यहां पर चीन की भी एक समर्थित पार्टी सीपीआई मार्क्सिस्ट खोल दी, जो अभी बोल रहे थे, अपने अमराराम जी बोल रहे थे। मान्यवर, ये दोनों पार्टियां कम्युनिस्टों की, एक रशिया में जब क्रांति हुई तब हुई, और एक रशिया के चीन के बीच मतभेद हुआ तब हुई। इसके बाद 69 में संसदीय राजनीति का विरोध करने के लिए, मेरी बात ध्यान से सभी लोग सुने, आपके माध्यम से मैं देश को भी कहना चाहता हूं, 1969 में सीपीआई एमएल मार्क्सिस्ट की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य कोई विकास का वैक्यूम बनना नहीं था, कोई अधिकारों की रक्षा नहीं था। उसके संविधान में उद्देश्य था संसदीय राजनीति का विरोध कर सशस्त्र क्रांति करना, जो रशिया और चीन में कर चुके थे। मगर यहां राजाशाही नहीं बची थी, अंग्रेज यहां था नहीं, यहां संविधान से चलने वाली एक लोकतांत्रिक सरकार बन गई थी। फिर क्यों संसद का विरोध? चुनाव लड़ते, जीत कर आते, अपनी बातों को लोगों को मनवाते, मगर वैसे तो कोई बात सुनेगा नहीं। इसलिए सशस्त्र क्रांति, क्रांति कई प्रकार की होती है। वैचारिक क्रांति होती है, कुछ लोगों ने गीतों लिखकर क्रांति की है, महात्मा जैसे लोगों ने अहिंसक क्रांति करी थी। इन्होंने सशस्त्र क्रांति और दूसरा संसदीय राजनीति का विरोध करना, ये दो उद्देश्यों के साथ सीपीआई मार्क्सिस्ट बना। और मान्यवर, यही आज के माओविस्ट है। ये मूल समझे बगैर अन्याय 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 रटे जा रहे। भाई, अन्याय के लिए नहीं बनी है, हमारी संसदीय राजनीति का विरोध करने के लिए, संसद का जिसका आप सदस्य हो, इसका विरोध करने के लिए बने। उसके बाद में 75 में जैसे ही कांग्रेस का समर्थन मिला, एमसीसी माओइस्ट बनी और बिहार झारखंड केंद्रित पार्टी बनी। फिर पीडब्ल्यूजी 80 में बना, वो आंध्र केंद्रित बना। 82 में दलित किसान केंद्रित सशस्त्र संघर्ष सीपीआई एमएल पार्टी यूनिटी बिहार में बनी। दलित किसान केंद्रित संघर्ष इनका उद्देश्य था। 98 में पीपल्स वॉर ग्रुप बना और उसमें माओवादियों का एकत्रीकरण हुआ। इतना सब करने के बाद भी वो सफल नहीं हुए और 2000 में पीएलजेए बना, जीए बना, जो सैन्य विंग बनी, गुरुल्ला फोर्स बनाई मान्यवर। और 2004 में ये पीडब्ल्यूजी एमसीसी दोनों का विलय हो गया। तो थ्योरी वाले और हथियार उठाने वाले दोनों 2004 में विलीनीकरण हुआ। 14 में मोदी जी आए और 26 में सबकी समाप्ति हो गई। ये टोटल 1925 से लेकर 2026 तक 101 साल का उनका इतिहास है मानिए। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे साथी सदस्यों को जो सामने बैठे हैं, आप इसको अन्याय का स्वरूप, अन्याय के खिलाफ संघर्ष का स्वरूप मानकर महिमा मंडित मत करो। हम जिस सदन में बैठे इसका विरोध करने के लिए वो जन्मे हैं। वोट की जगह बुलेट से शासन प्राप्त करना चाहते हैं। और मान्यवर, अगर यही बात है कि चर्चा करिए चर्चा करिए चर्चा करिए, चर्चा से कोई परहेज नहीं, हर कोई चर्चा का स्वागत करता है, पर फिर तो पुलिस क्यों रखी है? पुलिस की जरूरत ही नहीं है। सेना क्यों रखी है? पैरामिलिट्री फोर्स क्यों रखे हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चर्चा से मानते ही नहीं है, वहां बल प्रयोग कर कर उनके अत्याचार से निर्दोष नागरिकों को बचाना पड़ता है। जब इन नक्सलवादियों ने सैकड़ों निर्दोष किसानों को बम लगा लगा कर पैर बगैर का कर दिया,
कई स्कूलों में रेड कर 8 साल के, 9 साल के, 10 साल के बच्चों को उठाकर ले गए और नक्सलवाद की सेना में भर्ती कर दिया। और क्या हम मूक दर्शक बनकर खड़े रहे? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हर नागरिक की सुरक्षा नरेंद्र मोदी ने सुनिश्चित करी है। जो भी अन्याय करेगा नागरिकों के साथ, समझा तो ठीक है मान्यवर, वरना फोर्स इसी के लिए बनाई गई है। इसका उपयोग भी होगा, परिणाम भी आएगा और आज आ भी गया है।